मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मोनेरा कंप्लीट कर लिए थे बेटा। अब हम लोग आज वाली क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, प्रोटिस्टा स्टार्ट करेंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये जो तीन सेगमेंट है बेटा अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, वो हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का जो अलग अलग चैप्टर दिया गया है द लिविंग वर्ल्ड में, उसमें हम डिटेल में प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। आपके एनसीईआरटी में प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का छोटा सा आर्टिकल्स चैप्टर सेकंड यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी मेंशन किया गया है, लेकिन हम लोग उन सेगमेंट को भी कहां पर डिस्कस करेंगे, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस चैप्टर में हमारा जो तीन सेगमेंट था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इसमें से मोनेरा हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग कहां पर जाते हैं, प्रोटिस्टा पे आते हैं। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें बेटा तो सीक्वेंस वही फॉलो करेंगे जिस सीक्वेंस में हमने मोनेरा की स्टडी की थी। चाहे हम मोनेरा पढ़े, प्रोटिस्टा पढ़े, फंजाई, प्लांटी या एनिमल या कोई भी अगर हम किंगडम की स्टडी करेंगे तो हमें सीक्वेंस को वही फॉलो करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे और किस पैटर्न में एग्जामिनेशंस में लिखने हैं वो पैटर्न भी आपको क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा प्रोटिस्टा, जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है। हमने आरएच विटेकर का जो क्लासिफिकेशन था, तो उस क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटे एंड एनिमलिया, टोटल हम लोग 5 किंगडम को क्या देखे थे, वहां पर क्लासिफाइड किए थे। उनमें से हमने मोनेरा कंप्लीट कर लिया यानी बैक्टीरिया हमारी कंप्लीट हो गई बेटा। अब हम लोग कहां पर आते हैं, प्रोटिस्टा पे आते हैं। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें बेटा तो फर्स्ट पॉइंट ऑलवेज आपको क्या याद रखना है, तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूं, नंबर ऑफ सेल। तो नंबर ऑफ सेल की अगर बात करें बेटा तो क्लासिफिकेशन टाइम में मैंने एक टेबल के फॉर्म में आपको याद करवाया था, और नंबर ऑफ सेल में आपको क्या याद रखना था, तो कैसा था भाई, यूनिसेलुलर था। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं था, कैसा था भाई, यूनिसेलुलर था। एकमात्र सेल इसकी बॉडी में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो जाएगा कि प्रोटिस्टा कैसे ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है। सेकंड हम लोग सीक्वेंस में क्या देखते थे बेटा, तो नेचर ऑफ सेल है ना, क्या देख रहे थे, नेचर ऑफ सेल की नेचर ऑफ सेल, सेल का नेचर क्या होगा। तो मोनेरा में नेचर ऑफ सेल क्या था भाई, प्रोकैरियोटिक। यहाँ पर नेचर ऑफ सेल क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक हो जाएगा। कैसा होगा बेटा, यूकैरियोटिक सेल इनमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। यानी ये जो प्रोटिस्टा है वो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी यूकैरियोटिक सेल का बना हुआ है। और सेल कितने हैं, तो सिंगल सेल इसमें इनके बॉडी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इस पॉइंट को हमें क्या करना है, याद रखना है। थर्ड अगर हम बात करें बेटा तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे हम लोग आते हैं, देन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं और उनके एग्जांपल्स देखते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे बेटा, एग्जांपल्स ऑफ प्रोटिस्टा, है ना, क्योंकि इनकी क्लासिफिकेशंस नहीं है। हाँ, हायर एजुकेशन में इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी जाती है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, लेकिन आपके एनसीईआरटी ने इसको कवर नहीं किया। एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स को केवल मेंशन किया है और उसी एग्जांपल्स को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। देखिए प्रोटिस्टा और फंजाई और मोनेरा, इन तीन चैप्टर को मोस्टली हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के बेस पर ही देखेंगे। लेकिन इसके बाद जो जितने भी चैप्टर्स आपके अपकमिंग सेशन में आएंगे बेटा, चाहे वो प्लांट किंगडम हो, एनिमल किंगडम हो, मॉर्फोलॉजी प्लांट की हो, प्लांट की एनाटॉमी हो या प्लांट की फिजियोलॉजी हो, ये सभी हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। यानी एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने के लिए एनसीईआरटी का जो कंटेंट है बेटा वो सफिशिएंट नहीं है। तो वहां पर जो कॉन्सेप्चुअल जो भी चैप्टर्स होगा उसमें मैं एनसीईआरटी से बहुत ऊपर आपको लेकर के जाऊंगा, जो आपको कॉन्सेप्ट समझने में बहुत हेल्प करेगा। फिलहाल हम लोग केवल एनसीईआरटी को फोकस करते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे क्या है, चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पर उन्हीं चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी से रिलेटेड दिया गया है या एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। तो नेचर ऑफ सेल के बाद हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं बेटा, और थर्ड हमारा क्या है भाई, तो एग्जांपल्स। क्योंकि हमें यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़नी नहीं है, तब हम लोग क्या देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन से प्रोटिस्टा है या कौन कौन से प्रोटिस्टा की आगे जाकर के हमें क्या करनी है, डिटेल में स्टडी करनी है। तो एग्जांपल्स की बात की जाए बेटा तो एग्जांपल्स में दिया गया है क्राइसोफाइट। क्या दिया गया भाई, क्राइसोफाइट, है ना, क्या दिया गया है, क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स को एक और नाम से जाना जाता है बेटा, डायाटोम्स के नाम से। क्या चीज के नाम से जाना जाता है, डायाटोम्स। ऑब्वियसली मैंने जब सेल वॉल आपको याद करवा रहा था, सेल वॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म में, तो उसमें मैंने डायाटोम्स आपको बताया था। इसी डायाटोम्स को हम गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, गोल्डन एल्गी भी इन्हें बोला जाता है। आया समझ में। चलिए तो हम लोग कहां पर आ गए, एग्जांपल्स पे। एग्जांपल में फर्स्ट क्या है बेटा, क्राइसोफाइट, और क्राइसोफाइट्स को हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा, डायाटोम्स बोलते हैं। तो डायाटोम्स वाले पॉइंट क्लियर हो गए। सेकंड है बेटा, क्राइसोफाइट के बाद है डीनोफ्लैजिलेट। क्या है सेकंड एग्जांपल, डीनोफ्लैजिलेट।
इसके भी एग्जांपल्स देखेंगे जब इनके हम डीप में देखेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स करके इसके एग्जांपल्स होंगे, मैं आपको बताऊंगा गोनिलैक्स करके। तो क्राइसोफाइट्स में डिनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट्स हो गया, डिनोफ्लैजिलेट हो गया। इसके अलावा बेटा यूग्लेनॉइड्स जिसमें यूग्लिना वगैरह हमें स्टडी करनी होगी, यूग्लेनॉइड्स हो जाएगा बेटा। स्लाइम मोल्ड, नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा, स्लाइम मोल्ड, इसके एग्जांपल आ जाएंगे। स्लाइम मोल्ड्स के बाद प्रोटोजोन्स, एग्जांपल्स क्या कवर किया गया है, प्रोटोजोन्स को कवर किया गया है। प्रोटोजोन्स में भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है अमीबॉइडल प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन और स्पोरोजोन्स में। जब हम इसको डीप में पढ़ेंगे, इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, तो उस समय मैं एग्जांपल्स को आपको क्या करूंगा, याद कराऊंगा। तो फिलहाल एग्जांपल्स पे हम लोग आते हैं। तो एग्जांपल्स में क्या होता है, क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। क्राइसोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, डायटोम्स। इन सभी को डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे बेटा जब हम ये सेगमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारा सीक्वेंस है, सीक्वेंस कंप्लीट करने के बाद जब सेगमेंट हमारा कंप्लीट होगा तो क्राइसोफाइट, डिनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स को अच्छे से डीप में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फिलहाल हम लोग जो सेगमेंट हम लोग जो प्रिपरेशन किए थे कि इस सेगमेंट के बेस पर इसकी स्टडी करेंगे, उन सारे पॉइंट को हम लोग क्या करें, यहाँ पर डिस्कस करें। चलिए एग्जांपल्स के बाद यहाँ पर एक और पॉइंट आता है बेटा, हैबिटेट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के केस में हैबिटेट पढ़ना नहीं था, लेकिन हमें हैबिटेट कहां पर डिस्कस करना है बेटा, प्रोटिस्टा के केस में। प्रोटिस्टा के केस में हमें क्या स्टडी करनी है, हैबिटेट की स्टडी करनी है कि यानी ये पाए कहां पर जाते हैं, ये किस किस जगह पर पाए जाएंगे, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम हैबिटेट की बात करें बेटा तो मोस्टली अगर हैबिटेट की बात की जाए तो कुछ ऐसे प्रोटिस्टा है बेटा, कुछ ऐसे प्रोटिस्टा हैं जो क्या होता है बेटा, ये सैप्रोफाइटिक रीजन में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे प्रोटिस्टा हैं जो कहां पे पाए जाते हैं भाई, सैप्रोफाइटिक रीजन में पाए जाते हैं। तो डेड एंड डिकम्पोज एरिया वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक। तो यहां पर एक रीजन आ गया डेड एंड डिकम्पोज एरिया। कुछ ऐसे हैं बेटा जो डेड एंड डिकम्पोज एरिया में पाए जाते हैं, और डेड एंड डिकम्पोज्ड एरिया को हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक रीजन। तो आप चाहो तो इसके ब्रैकेट में लिख लो, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक रीजन, है ना। तो कुछ ऐसे प्रोटिस्टा हैं जो सैप्रोफाइटिक रीजन यानी सैप्रोफाइटिक एरिया में पाए जाते हैं, और उसका एग्जांपल दिया गया है बेटा, एग्जांपल्स में दिया गया है स्लाइम मोल्ड। ये जो स्लाइम मोल्ड है बेटा, ये कहां पे पाए जाते हैं, तो ये सैप्रोफाइटिक रीजन्स में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो स्लाइम मोल्ड का हैबिटेट क्या हो जाएगा, सैप्रोफाइटिक रीजन या तो डेड एंड डिकम्पोज एरिया। सेकंड है बेटा मॉइस्ट सॉइल, यानी कि गीली मिट्टी में जहां पे मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं, उस सॉइल में भी क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं कुछ प्रोटिस्टा, और उसका एग्जांपल्स यहां पे मैं आपको लिख रहा हूं। उसका एग्जांपल है बेटा अमीबॉइडल प्रोटोजोन्स। क्या है बेटा, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। मैं आपको बताया कि ये प्रोटोजोन्स जो हैं वो आगे जाकर के हम लोग फर्दर क्लासिफाइड करेंगे। ये प्रोटोजोन्स में हम लोग क्या देखेंगे, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सिलिएटेड प्रोटोजोन और स्पोरोजोन्स स्टडी करेंगे। तो उन चार में से जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं वो कहां पे पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं। तो डेड एंड डिकम्पोज एरिया यानी कि सैप्रोफाइटिक रीजन में कौन पाया जाता है, स्लाइम मोल्ड। मॉइस्ट सॉइल में क्या पाया जाता है, अमीबॉइडल प्रोटोजोन। मोस्टली जो प्रोटिस्टा होता है बेटा, मोस्टली जो प्रोटिस्टा होता है वो एक्वेटिक इन नेचर होता है। क्या होता है बेटा, एक्वेटिक नेचर का होता है। एक्वेटिक नेचर का मतलब क्या हो गया, जो वाटर में प्रेजेंट हो गया। एक्वेटिक नेचर का मतलब क्या हो गया, जो पानी में प्रेजेंट होते हैं। अगर तो मोस्टली अगर हम बात करें बेटा हैबिटेट की प्रोटिस्टा की, तो मोस्टली जो प्रोटिस्टा होगा वो क्या होगा, एक्वेटिक होगा। और अगर हम एक्वेटिक की भी बात करें तो एक्वेटिक में भी क्या क्या हो सकते हैं भाई, तो एक्वेटिक में हो सकते हैं फ्रेश वाटर। एक्वेटिक की अगर हम फर्दर बात करें बेटा तो एक्वेटिक में क्या क्या हो सकते हैं, तो एक्वेटिक में आ सकते हैं आपके फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर, और क्या आ सकता है बेटा, मेराइन वाटर, मेराइन वाटर, और क्या होगा बेटा, स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर एंड सी वाटर, सी वाटर। ये 4
वाटर को यहाँ पर क्या किया गया है, एनसीईआरटी ने कवर किया है कि मोस्टली जो प्रोटिस्टा होते हैं, याद रखना है, मोस्टली जो प्रोटिस्टा होते हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट होता है उनका, यानी वो कहां पर सरवाइव करते हैं, उनका नेचर क्या होता है, तो एक्वेटिक इन नेचर होता है, यानी पानी में वो सरवाइव करते हैं। और अगर एक्वेटिक की भी बात करें तो एनसीईआरटी ने टोटल 4 टाइप्स ऑफ वाटर यहाँ पे डिस्कस किया है, फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, स्टैग्नेंट वाटर और सी वाटर, यानी टोटल यहाँ पर 4 तरह के आपको वाटर देखने को मिलेगा जहां पर प्रोटिस्टा क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि फ्रेश वाटर में कौन से प्रोटिस्टा पाए जाते हैं, मेराइन वाटर में, स्टैग्नेंट में या तो सी वाटर में। मोस्टली यहाँ से क्वेश्चंस एग्जांपल्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा नीट एग्जामिनेशंस में। ये एग्जांपल्स की जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर भी मैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताऊंगा जहां से नीट में क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, यानी जो एग्जांपल्स हैं इन एग्जांपल्स को हमें बहुत अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। फ्रेश वाटर की अगर बात करें बेटा तो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं बेटा डायाटोम्स, यहाँ पर एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूं। फ्रेश वाटर में क्या पाए जाते हैं बेटा, डायाटोम्स, है ना, क्या पाए जाते हैं, डायाटोम्स। डायाटोम्स के अलावा यहाँ पे पाए जाते हैं यूग्लेनोइड्स, क्या पाए जाते हैं बेटा, यूग्लेनोइड्स। और क्या पाया जाता है, अमीबॉइड प्रोटोजोन। तो देखो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स आपको कहां पे देखने को मिले, तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हमें एक तो मॉइस्ट सॉइल में पाया जाने को मिला और एक फ्रेश वाटर में, 2 जगह अमीबॉइड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो फ्रेश वाटर में क्या है, डायाटोम्स, यूग्लेनोइड्स, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं। अगर हम मेराइन वाटर की बात करें तो मेराइन वाटर में बेटा 2 पाए जाते हैं, एक तो आपका डायाटोम्स, यानी डायाटोम्स फ्रेश वाटर में भी है और मेराइन वाटर में भी है, डायाटोम्स और डिनोफ्लैजिलेट, डिनोफ्लैजिलेट, है ना, ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं बता दूंगा आपको कि फ्रेश वाटर में डायाटोम्स, यूग्लेनोइड्स, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, मेराइन वाटर में डायाटोम्स और डिनोफ्लैजिलेट्स पाए जाते हैं। थर्ड है बेटा स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है बेटा यूग्लेनोइड्स, क्या पाए जाते हैं, यूग्लेनोइड्स। तो यूग्लेनोइड्स देखिए, यूग्लेनोइड्स आपको कहां पे मिल गया, फ्रेश वाटर में एज वेल एज स्टैग्नेंट वाटर, फ्रेश वाटर एज वेल एज स्टैग्नेंट वाटर। डिनोफ्लैजिलेट केवल मेराइन वाटर में पाया जाएगा, डायाटोम्स मेराइन वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। ये एग्जांपल्स आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। सी वाटर की अगर बात की जाए बेटा तो सी वाटर के एग्जांपल्स में कवर किया गया है। सी वाटर में आपके आ जाएंगे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, क्या आ जाएंगे, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स जो है बेटा अमीबॉइड प्रोटोजोन्स कहां-कहां पाए जाएंगे, तो मॉइस्ट सॉइल, फ्रेश वाटर एज वेल एज सी वाटर। आया समझ में। तो ये जो एग्जांपल्स दिया गया हैबिटेट से रिलेटेड की डेड एंड डिकम्पोज्ड एरिया में स्लाइम मोल्ड है जो सैप्रोफाइटिक रीजन जिसे हम बोलते हैं, मॉइस्ट सॉइल में अमीबॉइडल प्रोटोजोन्स हैं, और एक्वेटिक इन नेचर जो मोस्टली प्रोटिस्टा होते हैं उनमें कुछ फ्रेश वाटर में, कुछ मेराइन वाटर में, कुछ स्टैग्नेंट वाटर और कुछ सी वाटर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फ्रेश वाटर में डायटोम्स, यूग्लेनोइड्स, अमीबॉइडल प्रोटोजोन्स हैं, मेराइन वाटर में डायटोम्स और डिनोफ्लैजिलेट्स हैं, स्टैग्नेंट वाटर में यूग्लेनोइड्स हैं, और सी वाटर में क्या है भाई, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। चलिए मैं आपको इस एग्जांपल्स को एक छोटे से निमोनिक से आपको याद करवा देता हूं, ताकि अगर यहां से क्वेश्चंस अगर आपसे पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो छोटे से निमोनिक्स के थ्रू हम क्या करेंगे, इन सारे एग्जांपल्स को कवर कर लेंगे। ये सैप्रोफाइटिक में तो H4 सैप्रोफाइटिक, H4 स्लाइम मोल्ड आपको याद हो जाएगा। मॉइस्ट सॉइल में क्या पर लिखे बेटा, अमीबॉइडल प्रोटोजोन, ये आपको याद कर लेना है। बेसिकली हम एक्वेटिक में क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन फ्रेश वाटर में है, कौन मेराइन वाटर में है, कौन स्टैग्नेंट में, और सी वाटर में कौन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हम क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकता है अगर यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो याद करेंगे बेटा फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है, साफ जल। क्या होता है, साफ जल, यानी कि फ्रेश वाटर। तो साफ जल में दिया जलाए, क्या जलाए भाई, साफ जल में। देखो यहां से हम लोगों ने फ्रेश वाटर से क्या निकाला, साफ जल। आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखेंगे, है ना, फ्रेश वाटर को हम लोग क्या बोले, साफ जल। तो साफ जल में दिया जलाए, दिया से क्या हो जाएगा बेटा, डायटोम्स। आया समझ में। साफ जल में दिया जलाए अगले जन्म में प्रोटेक्शन के लिए, कि अगले जन्म में भी भगवान आप हमें ऐसे ही रक्षा कीजिए, है ना, इसलिए हमने साफ जल में क्या लगा दिया। लोग जलाते हैं रीति रिवाज के अनुसार गंगा जी में या तो नर्मदा नदी में क्या करते हैं, दीपक को दान करते हैं लोग, या सिप्रा नदी में, उज्जैन में क्या करते हैं, दान करते हैं। ऐसे बहुत जगह होते हैं जो नदियों में क्या किया जाता है, दान किया जाता है दीपक को। तो वही है साफ जल यानी फ्रेश वाटर, साफ जल में दिया जलाए, दिया से क्या हो जाएगा बेटा, डायटोम्स,
क्योंकि अगले जन्म में प्रोटेक्शन चाहिए था, तो अगले से हो जाएगा यूग्लेनोइड्स। अगले से अगर हम NOID को हटा दें तो UGLE को हम क्या पढ़ेंगे, अगले बोलेंगे, तो अगले जन्म में प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन से हो जाएगा प्रोटोजोन्स। आया समझ में? यहाँ पर कंफ्यूजन होना है क्योंकि एमीबॉयड नहीं हर तक एग्जांपल एनसीईआरटी ने कवर किया है, तो अगले जन्म में प्रोटेक्शन के लिए, ये याद हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड, एक दो बार आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको इजीली क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। सेकंड है मरने के बाद भी दिया, है ना, मेराइन वाटर, मरने के बाद भी दिया बहुत दिनों तक जला। कैसे याद करेंगे, तो साफ जल में दिया जलाए अगले जन्म में प्रोटेक्शन के लिए, मरने के बाद भी दिया दिनों तक जला, मरने से हो जाएगा बेटा मेराइन वाटर, मरने के बाद भी दिया यानी डायटोन्स, काफी दिनों तक जला, दिनों से हो जाएगा डिनोफ्लैगेलेट, याद हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे, साफ जल में दिया जलाए अगले जन्म में प्रोटेक्शन के लिए, मरने के बाद भी दिया दिनों तक जला, और जब मर गए तो अपने संगति से, संगत वालों से, अगर मैं यहाँ पर टी साइलेंट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, संगत, संगत जो साथी संगत होते हैं, साथ में जो रहने वाले होते हैं, तो अगर स्टैग्नेंट में मैं टी साइलेंट कर दिया तो क्या बन जाता है बेटा, संगत। तो संगति वाले लोग से अगले जन्म में मिले, मरने के बाद लोग अगले जन्म में फिर से अपने संगति वाले लोगों से मिले, तो संगत यानी कि स्टैग्नेंट वाटर, संगति वाले लोगों से अगले जन्म यानी कि यूग्लेनोइड्स मिले, और बोले सी, हम लोग को यहाँ भी गॉड प्रोटेक्ट करेंगे। हम लोगों ने क्या बोला, सी यानी देखो, सी से हो जाएगा सी वाटर, गॉड यहाँ भी प्रोटेक्ट करेंगे यानी प्रोटोजोन्स। तो कैसे याद करेंगे बेटा, एक छोटी सी निमोनिक्स है, आप एक दो बार इसको अप्लाई करोगे, यहाँ से क्वेश्चंस अगर नीचे पूछा जाएगा तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, 100% सॉल्व हो जाएगा। कैसे याद किया बेटा, तो मैंने आपको बताया कि साफ जल यानी फ्रेश वाटर, साफ जल में दिया जला यानी कि डायटोन्स, क्यों भाई, अगले जन्म में प्रोटेक्शन के लिए यानी कि यूग्लेनोइड्स और एमीबॉयडल प्रोटोजोन्स, मरने के बाद भी दिया दिनों तक जला, तो मरने से मेराइन वाटर, दिया से डायटोन्स और दिनों से हो जाएगा डिनोफ्लैगेलेट्स। अगले जन्म में संगति से मिले, संगति से अगले जन्म में मिले तो संगति से हो जाएगा स्टैग्नेंट वाटर, और अगले जन्म से हो जाएगा यूग्लेनोइड्स, और वहां पर बोले सी यानी सी वाटर, सी गॉड हमें यहाँ भी प्रोटेक्ट करेंगे यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, एमीबॉयडल प्रोटोजोन्स। तो ये जो आपकी क्लासिफिकेशन थी, ये छोटी सी निमोनिक्स जो आपके लिए मैंने बनाया था, वो निमोनिक्स आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्या हो जाता है बेटा, नंबर ऑफ सेल कंप्लीट हो गया, नेचर ऑफ सेल कंप्लीट हो गया, एग्जांपल्स कंप्लीट हो गया, हैबिटेट। अभी एग्जांपल्स को डीप में स्टडी करना बाकी है, जब हम सारे सेगमेंट को देख लेंगे। तो अब हम लोग आते हैं बेटा, नेक्स्ट सेगमेंट हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटिस्टा। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ बेटा स्ट्रक्चर, है ना। हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं, और नेक्स्ट सेगमेंट अपना क्या है भाई, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटिस्टा। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटिस्टा की बात करें तो स्ट्रक्चर में हम क्राइसोफाइट, डिनोफ्लैगेलेट, यूग्लेनोइड्स इन सब की डायग्राम नहीं बनाने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, उन इंपॉर्टेंट पार्ट का हम लोग क्या करते हैं, एक साथ कवर कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम प्रोटिस्टा डिस्कस कर रहे हैं, ना कि क्राइसोफाइट या डिनोफ्लैगेलेट या तो डायग्राम्स। हम लोग एक साथ ही पूरी प्रोटिस्टा की क्या करेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अगर स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस विल बी प्रेजेंट हियर, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस पाया नहीं जाता, वहां पर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। यहाँ पर क्या है बेटा, तो ये यूकैरियोटिक सेल है, इट मींस यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस पाए जाएंगे। ट्रू न्यूक्लियस का मीनिंग भी मैंने बताया था कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, हिस्टोन प्रोटीन हो, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट हो, सब क्या बोलते हैं, ट्रू न्यूक्लियस। यानी वो सारी चीजें यहाँ पर क्या होगी, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होगी। तो न्यूक्लियस क्या होगा बेटा, प्रेजेंट होगा, और न्यूक्लियस प्रेजेंट होने का मतलब है न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा, हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा। ट्रू न्यूक्लियस का मीनिंग ही वही होता है जिनमें ये तीनों चीजें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो उस पॉइंट को मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको खुद से समझना है। तो न्यूक्लियस क्या होगा बेटा, प्रेजेंट होगा। सेकेंड आते हैं ऑर्गेनेल्स, सेल के जो अंदर जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं बेटा, सेल ऑर्गेनेल्स जिसको हम बोलते हैं। अगर ऑर्गेनेल्स की बात करें बेटा, तो वहां पर क्या पाया जा रहा था, राइबोसोम्स पाया जा रहा था, इसके अलावा कुछ भी प्रेजेंट नहीं था, कुछ ग्लाइकोजेंस माइटी वगैरह प्रेजेंट थे। लेकिन अगर हम बात करें बेटा यूकैरियोटिक सेल में, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। आया समझ में। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं बेटा, यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। आपका एक चैप्टर है 11th क्लास में, उसमें आपको सेल को पढ़ना है,
बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ में आपको पढ़ना फंडामेंटल यूनिट में, तो आपको उसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में कुछ पॉइंट आपको याद करने होंगे जहां से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, वो अपकमिंग सेशन में आपको पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल हमें याद रखना है प्रोटिस्टा में कि ऑर्गेनल्स की अगर बात करें बेटा तो ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है ना, ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होगा बेटा, प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर क्या होंगे भाई, प्रेजेंट होंगे। और ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का मतलब है जब आप सेल पढ़ोगे तो उसमें आपको एग्जांपल्स में क्लियर हो जाएगा कि मेम्ब्रेन बाउंड में माइटोकॉन्ड्रिया आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, मतलब ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनल्स आते हैं जो क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनल्स की अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट यहाँ पे आता है बेटा फ्लैजिला, है ना। जैसे हम बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट था बेटा, फ्लैजिला प्रेजेंट था। तो फ्लैजिला की अगर बात की जाए तो फ्लैजिला सभी प्रोटिस्टा में प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्रोटिस्टा जहां पे फ्लैजिला क्या होगा बेटा, प्रेजेंट होगा। तो फ्लैजिला प्रेजेंट लिखता हूं, और कहां पे प्रेजेंट होंगे भाई, तो डीनोफ्लैजिलेट नाम में ही है रखा हुआ है कि क्या प्रेजेंट होगा भाई, फ्लैजिलेट, फ्लैजिलेट्स का मतलब ही क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। तो डीनोफ्लैजिलेट। सेकंड है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, यानी कि ये प्रोटोजोन्स में एक कैटेगरी आएगा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, उसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे। तो इसमें भी देखो नाम में क्या लिखा हुआ, फ्लैजिलेटेड, यानी इसमें भी फ्लैजिला क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इसके अलावा यूबिलेनॉइड्स में प्रेजेंट होता है बेटा, यूबिलेनॉइड्स में भी क्या होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो फ्लैजिला टोटल कितने में प्रेजेंट है, इन सारे एग्जांपल्स में टोटल 3 में क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। किसमें भाई, डीनोफ्लैजिलेट नाम से ही लगा हुआ है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन ये भी नाम से सॉल्व हो जाएगा। एक यूबिलेनॉइड से जो आपको केवल क्या करना है, याद रखना है। और अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्लैजिला किस प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन में आपको यूबिलेनॉइड्स जरूर दिया जाएगा, क्योंकि यूबिलेनॉइड्स में कहीं भी फ्लैजिला नाम का कोई वर्ड नहीं है ना। तो डीनोफ्लैजिलेट, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन और यूबिलेनॉइड्स, इन तीनों में क्या होता है बेटा, फ्लैजिला क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बेटा स्ट्रक्चर वाले पॉइंट में सीलिया, कि सीलिया किस में प्रेजेंट होते हैं। सीलिया हम लोगों ने पढ़ा था, पीली जो होता है बेटा उसी को सीलिया बोलते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो सीलिया भी है, वो सारे में नहीं प्रेजेंट होते हैं, केवल और केवल सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो सीलिया क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। और प्रेजेंट किस में है, तो ओनली इन, प्रेजेंट है बेटा ये सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। ये जो प्रोटोजोन्स हैं बेटा, प्रोटोजोन्स कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के, अमीबॉइडल प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन और स्पोरोजोन्स। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में सिलिया प्रेजेंट होगा। नाम से ही क्लियर है, सिलिएटेड यानी कि जिसमें सिलिया प्रेजेंट हो। तो वो कहां पे होगा बेटा, सिलिया प्रेजेंट होगा, सभी में प्रेजेंट नहीं है, फ्लैजिला भी सभी में प्रेजेंट नहीं है बेटा। ऑर्गेनेल्स ऑल में प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस सभी में प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला 3 में प्रेजेंट होंगे, सिलिया 1 में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आता है बेटा सेल वॉल, और सेल वॉल में ऑलरेडी आपको बता रखा हूं, तब भी मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से याद करवा दूं क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सेल वॉल। और सेल वॉल भी सभी में प्रेजेंट नहीं होता है, ओनली 2 में प्रेजेंट होता है बेटा। सेल वॉल क्या होगा भाई, तो सेल वॉल सभी में प्रेजेंट तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर यहाँ पे एक्सेप्शन है कि 2 ऐसे फ्लैजिला हैं, एक तो डायाटोम्स और एक है डीनोफ्लैजिलेट है ना। इन दोनों में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सेल वॉल। तो सेल वॉल में याद भी करवा था कि सेल वॉल 2 में प्रेजेंट होता है, और 2 से क्या हो जाएगा, डायाटोम्स, डीनोफ्लैजिलेट, दोनों डी से है। तो आपको वहां पर क्वेश्चन याद हो जाएगा, क्योंकि देखो डी से एक तो डायाटोम्स है, डीनोफ्लैजिलेट, और कोई भी एग्जांपल डी से नहीं मेंशन किया गया है। तो डायाटोम्स और डीनोफ्लैजिलेट 2 ऐसे हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सेल वॉल प्रेजेंट होगा। और अगर हम सेल वॉल की बात करें तो एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि सेल वॉल बना क्या चीज का होगा भाई, तो मेड अप ऑफ सेलुलोज। क्या चीज का बना होगा भाई, सेलुलोज का बना होगा, जिसका प्लांट का सेल वॉल बने होते हैं, उसी का सेल वॉल किसका बना होगा बेटा, तो अपना प्रोटिस्टा में भी बना होगा। सेल मेम्ब्रेन क्या चीज का बना होगा बेटा, लिपोप्रोटीन्स का बना होगा। और बाकी इन सभी में दूसरे में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो कुछ स्ट्रक्चर से यूनिक पॉइंट था बेटा जो आपको याद रखना था कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। इसके बाद हम लोग कहां पर आएंगे बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आएंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये जो जितने भी एग्जांपल्स आपके सामने रखे हुए हैं उन सारे
एग्जाम्पल्स को हम क्या करेंगे, याद रखेंगे या डिटेल में स्टडी करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल आज वाली क्लास में हमने नंबर ऑफ सेल, नेचर ऑफ सेल हमने कंप्लीट किया। इसके अलावा एग्जांपल्स हमने याद किया। एग्जांपल्स के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग था हैबिटेट, जिसमें एक्विटिक हैबिटेट को हमने बाय निमोनिक्स याद किया। स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उन स्ट्रक्चर्स को भी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट सेगमेंट में मिलते हैं बेटा, जो भी इससे अपकमिंग वीडियो जो मैं बनाऊंगा प्रोटिस्टा का, उसमें अपन मिलते हैं इसके आगे के कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पेरेंट।